नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। और बाजार की बात करें तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी 23 अंक चढ़कर 11,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी 86 अंक चढ़कर 38,600 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 115 अंक चढ़कर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 459 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 97 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार कुछ नरम हुए, आज ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या और इससे क्या संकेत मिल रहा है? भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। बेहतरीन इसलिए नहीं कि सिर्फ बाजार मजबूती के साथ बंद हुए, बल्कि बेहतरीन इसलिए भी कि आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से कोई खास दमदार संकेत थे नहीं। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त, यूरोप में सपाट कारोबार, उसके बावजूद दिन भर भारतीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे 11,450 के आसपास। आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर, लेकिन उसके बावजूद 11,400 के ऊपर बंद रहने में भी कामयाब रहे और एक अच्छी क्लोजिंग भी मिली, और वो भी तब जबकि दुनिया भर के बाजारों से ज्यादा सपोर्ट आता नहीं दिखा। कल की हफ्ते की एक्सपायरी के पहले निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने आज फिर से लीडरशिप ली। हालांकि बैंक निफ्टी 22,500 को पार नहीं कर पाया, 22,400 तक पहुंचा भी, वहां प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आई, लेकिन 22,285 की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बैंक निफ्टी में भी कमजोर नहीं है। तो एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग के लिहाज से। इसमें एक अच्छाई और भी है, और वो ये कि सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिख रही है। अलग अलग सेक्टर्स और आज स्पेशली सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक ये एक्शन में आते हुए दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भरपूर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, वहां पर किसी तरह से कोई रफ्तार में कमी के संकेत हैं नहीं। ये एक और अच्छी बात आपको नजर आएगी आज के सेशन में। तो ओवरऑल ये हफ्ता जो लगातार हमने 3 दिनों की तेजी दिखाई है, अगले अब ट्रेडिंग सेशन में वायदा कारोबार की एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार एक स्टेप आगे चढ़ते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर फंड फ्लो मजबूत है, टेक्निकली बाजार अच्छे हैं, एक लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ब्रॉड बेस रैली है, पार्टिसिपेशन पूरा है, लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, और यही वजह है कि बाजार मजबूती के साथ चल रहे हैं, और ये मजबूती थोड़ी और आगे बढ़ने की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो बाजार में आज अच्छा कारोबार हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि आज के इस अच्छे कारोबार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका ज्यादा रही और वहां पर हलचल क्यों रही, किस वजह से रही, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा हमने देखा कि एक छोटी सी रेंज में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी में अगर आप देखें तो मामूली 64 अंकों की रेंज में पूरे दिन कारोबार सिमटा रहा। निफ्टी बैंक में आप देखिए मामूली आधे % की तेजी के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था बाजार में वो भरपूर था, और खासतौर पर अगर आप देखें तो वायदा बाजार के स्टॉक्स हैं उन पर आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आप देखिए इक्विटास, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 37% बढ़ता हुआ नजर आया, और स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली यहाँ पर, यानी जो तेजी की पोजीशन है वो बनती हुई नजर आ रही है।
सेंचुरी टेक्सटाइल 26% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। M&M फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। लेकिन हमारा राजा बैटरीज यहाँ पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में 75% का इजाफा देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, यानी यहाँ पर जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर आज कमाल का मूव देखने को मिला, और ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिन के दौरान बताए। टाटा केमिकल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, PVR और LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। PSU बैंक्स की बात एक्शन की तो PSU आप देखिए काफी दिनों की सुस्ती के बाद आज भी यहां पर रनअप देखने को मिला। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक जो है वो वापस एक्शन में नजर आते हुए दिख रहे हैं, और आज भी अगर आप देखें तो शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी, कोल्टे पाटिल में बढ़िया तेजी देखने को मिली। और सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो नाल्को ने लीड किया, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एल्यूमिनिया का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसके फेवर में जाते हुए दिख रहा है। शानदार तेजी आपको नाल्को में देखने को मिली। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है जैसे PFC, REC, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। GIC हाउसिंग यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और सिर्फ एक FMCG और फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई। दिग्गज FMCG कंपनीज नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL और डाबर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, और लगातार हम देख रहे हैं कि अब फार्मा स्टॉक्स जो है यहाँ पर एग्जॉस्शन के जो संकेत है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आप देखिए अल्केम लैब्स है, नाटको फार्मा, IOL केमिकल्स और औरोबिंदो फार्मा, ये हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में ज्यादातर जो है खरीदारी का ही ट्रेंड देखने को मिला। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन जहां पर हलचल रही और किन वजहों से रही, ये आशीष ने हमें बताया। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के बाजार पर आपकी टिप्पणी क्या है? जिस तरह का कारोबार हमने देखा मार्केट में, इससे आपको क्या अंदाजा और क्या संकेत दिख रहा है? नमस्ते मृत्युंजय, आपके सभी दर्शकों को भी। अनिल जी ने बहुत ही कम शब्दों में साफ तौर पे बताया है मार्केट का जायजा, तो मैं वहाँ पे उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे निवेशक जो ट्रेडर हैं वो अपना ध्यान दें कि जो सुबह के वक्त पे जो ट्रेड करते हैं वो थोड़ा बहुत शाम के लिए भी अपना एम्यूनिशन ड्राई रखें। 2:30 बजे के बाद थोड़ा ट्रेड करें, आपको और भरपूर फायदा होगा। ये ज़रा चेंज कर लें। बाकी जो इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम नया हाई इसी साल दिवाली के पहले देखेंगे, तो ये जो तेजी है चौतरफा ये जारी रहेगी, और मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कुल मिला के मेरी यही राय है, अनिल जी से मैं सहमत हूँ, बाजार अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सर कि बाजार अच्छे रहेंगे और अच्छी तेजी हम मार्केट में आगे देखेंगे, चौतरफा तेजी। तो ठीक है सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मार्केट का अगर मोमेंटम बेहतर रहता है तो कल का बाजार, कल के मार्केट में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए, और कल के मार्केट में ही पोजिशनल क्या ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय, जैसा एक रिवाज है देने का, तो अगर एक दिन के स्टॉक के लिए कुछ एक दिन के लिए लेना हो तो AU बैंक, स्मॉल बैंक 737 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, उस पे लें। स्टॉप लॉस रखें 720 रुपए का, और 775 रुपए का टारगेट। एक ब्रेकआउट इसमें आया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये मेरे ख्याल से आप ध्यान रखा जाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि कल टारगेट आपको मिले, पर जैसे ही आपका स्टॉक ऊपर जाए आपके लिए भाव से आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लें। इंटरडे टर्म्स में अगर हम एक वीक के हिसाब से, 5-6 दिन के हिसाब से अगर मैं ट्रेडिंग कोई पोजिशनल ट्रेड बताऊं तो उसके अंदर टाटा केमिकल्स नंबर आता है। आपको याद होगा कि कल सुबह जब मार्केट सेशन शुरू हुआ था तो मैंने अनिल जी ने पूछा कि इसके कॉस्टिक सोडा के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी का 3 महीने का और बढ़ाया गया है, तो उस वजह से टाटा केमिकल बेहतरीन स्टॉक था जिसको फायदा हुआ है, और अब ये ऊपर के ट्रेंड में आ गया है। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि एक ट्रिपल बॉटम लगा के ऊपर बढ़ा ये स्टॉक, तो आप 314 रुपए का जो ये स्टॉक है, इस क्लोजिंग है, इसको आप ले सकते हैं। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और जो टारगेट है वो रहेगा 342 रुपए का। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कॉल ऑप्शन जो पहले दिया गया था वो भी भरपूर आपको फायदा देके गया है, कल भी और आज भी। बिल्कुल सर, इसके लिए सर आपको बधाई। आपने इतना अच्छा ट्रेड दिया था ऑप्शन का, जो बहुत बढ़िया साबित हुआ, तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं
और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और खबर यह है कि आज एजीआर बकाये मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या क्या कहा गया, क्या डिटेल है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो आज की एजीआर हियरिंग में रिलायंस कम्युनिकेशन फोकस में रहा और यहाँ पर उनका जो एजीआर बकाया है उस पर चर्चा होती हुई दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व किए। उन्होंने ये बोला कि बिना ओनरशिप के टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम नहीं बेच सकती, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। साथ ही उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन से ये चीज पूछी कि आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम की बिक्री कैसे हो सकती है, तो ये एक उन्होंने सवाल खड़ा किया। और तीसरा उन्होंने चीज जो पॉइंट आउट की वो ये थी कि गाइडलाइंस के अनुसार स्पेक्ट्रम बेचने के पहले आपको जो एजीआर बकाया है उसको चुकाना होगा। बदले में जो रिलायंस कम्युनिकेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं हरीश साल्वे, उन्होंने ये चीज कही कि जो बैलेंस शीट है उस पर टेलीकॉम कंपनी की एज एन एसेट स्पेक्ट्रम ट्रीट किया गया है और उनको फुल राइट टू यूज है उस चीज का। साथ ही उन्होंने ये बताया कि स्पेक्ट्रम बिक्री मामले पर डीओटी फैसला जो है वो आगे लेगा। और उन्होंने ये चीज भी क्लैरिफाई की कि अगर स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं होती है तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो लिक्विडेशन में चला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लियरली साफ की कि आईबीसी की आड़ में रिलायंस कम्युनिकेशन एजीआर बकाया चुकाने से भाग नहीं रहा है। और उन्होंने ये चीज फर्दर क्लैरिफाई की और डिटेल्स भी दिए इसके कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो इनफैक्ट को जो बैंकों ने दिया है वो करीब 42,000 करोड़ रुपए है, तो बैंकों का कुल एक्सपोजर इस अमाउंट का है। साथ ही लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत जो बैंक हैं उनके लिए जो स्पेक्ट्रम है वो एज ए सिक्योरिटी काफी कंफर्टेबली ट्रीट की जा सकती है, ऐसा गाइडलाइंस बता रही हैं। तो ये कुछ एक पहलू थे जो दोनों पक्षों ने प्रस्तुत किए अदालत में। अब देखना होगा कि कल जब कोर्ट की हियरिंग वापस होती है 2 बजे तो किस हिसाब का रुझान बनता है रिलायंस कम्युनिकेशन पर। जी, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं एजीआर की सुनवाई के दौरान। तो ऐसे में शर्मा जी, अब जो ये बातचीत हो रही है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बयान के बाद और इस टिप्पणी के बाद आपका क्या नजरिया बन रहा है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर? मेरे ख्याल से बहुत ही जायज चीज है कि जो सरकार का बकाया है वो चुकाया जाए, और उसके तहत जो भी अगर आप उसका कोई भी एसेट बेचते हैं तो आपको सरकार का या डॉट का जो आपका बकाया है वो चुकाना पड़ेगा। तो ये हेल्दी चीज है और बैंकों के लिए विशेषकर हेल्दी चीज है, क्योंकि वो पैसा वापस आएगा गवर्नमेंट के अंदर तो उनके लिए भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छी चीज है और ये जायज भी है और लॉजिकल जस्टिस भी है कि कोई यूज कर रहा है अभी तो वो पैसे भी पे करे। ये इशारा रिलायंस की तरफ हो सकता है, तो उनको वो जो इसका अभी यूज कर रहे हैं बैंडविड्थ, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो हेल्प करेंगे, या फिर उसको एसेट की तरह जैसे वोडाफोन या अन्य कंपनियों के लिए किया जा रहा है वैसे इसमें हो सकता है। कुल मिला के सेक्टर के लिए अच्छा है। ओके, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर से सिनेमा घर खुलने की चर्चा हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है। इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या जानकारी है और क्या रिसर्च है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ना केवल आज बल्कि इस पूरे महीने में आप अगस्त महीने में देखिए तो मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी अगर आप देखेंगे इस पूरे महीने की अगर आप बात करें अब तक 3% से ज़्यादा का रिटर्न उसने दिया है, लेकिन 20% के आसपास के रिटर्न आप देखिए आइनॉक्स और पीवीआर जो दो मेन कंपनियां लिस्टेड हैं उन दोनों कंपनियों में देखने को मिला है। दरअसल उम्मीद इस तरह से बन रही है, ऐसे न्यूज़ फ्लो है कि शायद सितंबर से जो सिनेमा घर है उनको खुलने की उम्मीद मिल सकती है। कंडीशंस के साथ सशर्त मंजूरी मिल सकती है, जिसमें 33% 1/3 जो कैपेसिटी है उसके साथ ये ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स के बीच में 3 सीट का फासला हो सकता है। ऑडिटोरियम में न्यूनतम 24 डिग्री का टेम्परेचर होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके साथ इनको मंजूरी मिल सकती है और यही कारण है कि आप देखिए आज जमकर एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट एक HSBC की पॉजिटिव रिपोर्ट भी है जिसमें उनका कहना है कि इस कारोबार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, खर्चों में कटौती और उसके साथ साथ जो पर्याप्त लिक्विडिटी है उससे भी कहीं ना कहीं इनको सहारा देखने को मिलेगा। और सिंगल स्क्रीन प्लेयर्स की जिस तरह से दिक्कत है उससे जो मल्टी स्क्रीन प्लेयर्स हैं, जो मल्टीप्लेक्स हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दोनों स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी की राय दी है। पीवीआर में और आइनॉक्स में 16 से 18% तक के अपसाइड के साथ उन्होंने टारगेट्स हो जाए हैं।
ओके, ठीक है। तो ये खबर है और उस खबर का आपने इम्पैक्ट देखा, आज बड़ा असर हमने शेयरों पर देखा, एक अच्छी तेजी आज हमने मल्टीप्लेक्स शेयरों में देखी है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का।